अविनाश, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही रितु ने सीधा सवाल किया। अविनाश ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। रितु, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। रितु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए रितु ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। अविनाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में कलेश ना हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो रितु, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। अविनाश रितु को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन रितु नहीं मानी और उसने अविनाश से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। अविनाश रितु का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम ना करो तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। अविनाश ने उसकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, अविनाश की हर इच्छा पूरी की। यहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर अविनाश को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रितु ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। अविनाश के पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन अविनाश से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर अविनाश ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं? ये मुझसे नहीं होगा। अविनाश की माँ शांति जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है। ये बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ जी ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम? वह नए ज़माने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। जाने दो इनको। बेटा, अविनाश, तुम बहू को लेकर जहाँ वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। अविनाश अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा अविनाश, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया। मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तो जल्दी से आ जा, अविनाश ने कहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। ये कहकर अविनाश जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। रितु ने देखा, अविनाश कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। अविनाश, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? और अभी फ़ोन किसका आया था? अविनाश की आंखों में आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, रितु, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं। रितु गुस्से से बोली, अविनाश, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। अविनाश उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, रितु, आज जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाए तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन रितु का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। अविनाश के लिए ज़िंदगी और मौत का सामान एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फ़र्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फ़र्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। रितु, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता।
अविनाश के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान नहीं खोल सका। कहीं रितु ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह चुप रह गया। अविनाश ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फ़ोन किया। राहुल, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बता दियो। मैं पैसे भेज दूँगा और मुझे हर 1 घंटे में फ़ोन कर उनका हाल बता देना प्लीज़। राहुल ये सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। अविनाश की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन रितु उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। अविनाश अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फ़ोन किया, लेकिन राहुल का फ़ोन नहीं लग रहा था। अविनाश और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फ़ोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद रितु आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे अविनाश कोई गुनाह करने जा रहा था जिसे रितु ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। अविनाश का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने रितु से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल, पापा कैसे हैं? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। राहुल का फ़ोन देखते ही अविनाश ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट में बोला, अविनाश संभाल अपने आप को। तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनते ही अविनाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर रितु उठी और पूछने लगी, क्या बात है अविनाश, तुम क्यों रो रहे हो? अविनाश ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया रितु, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। रितु भागती हुई उसके पीछे अविनाश अविनाश चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती अविनाश वहाँ से जा चुका था। रितु की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं वह अविनाश उससे नफ़रत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा। यही सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन अविनाश के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। अविनाश एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहाँ रितु आई। उसने अविनाश को देखा, लेकिन अविनाश को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक बार अविनाश ने उसकी ओर देखा और नज़रें फेर ली। अविनाश ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से रितु भी वही रह रही थी, लेकिन अविनाश ने एक बार भी रितु से बात नहीं की। ये बात शांति जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की 13वीं के अगले दिन शांति जी ने अविनाश और रितु को एक कमरे में बुलाया। अविनाश रितु को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे आप कितना भी कहें। मैं कहीं नहीं जाऊँगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए।
यह सुनकर रितु रोने लगी। शांति जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा, ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। अविनाश ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश ना हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्ध आश्रम में इंतज़ाम कर दिया है। मैं वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। इधर रितु ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी, तू चिंता मत कर। मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी से रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही रितु अविनाश के पैरों में गिर गई। अविनाश, मुझे माफ़ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया, इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। शांति जी ने रितु को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। रितु शांति जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। अविनाश भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।